नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 1 मार्क क्वेश्चंस और लेंथी क्वेश्चंस जो कि 3 और 5 मार्क्स के आते हैं, उसको मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस वीडियो में कवर कर दूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को आप कवर कर ले जाओगे। अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो आप ये मेरी कुछ आईडी हैं, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि केरला के अंदर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है? इट मीन्स कि वहाँ पे बच्चों की मौत कम क्यों होती है? इसका रीज़न है कि केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। बिकॉज क्योंकि जो केरला है वहाँ पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इस वजह से केरला के अंदर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वहाँ पे बच्चों की मौत बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ? इसका आंसर है इट इज द एवरेज एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक बच्चे का जन्म होता है तो ये मेजर किया जाता है कि वो कब तक उसका जन्म मतलब कब तक वो जिंदा रहेगा। इसी को कहा जाता है कि लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ। तो अगर हम देखें तो बेसिकली अभी इंडिया के अंदर चल रहा है 60 टू 65 के एवरेज चल रहा है कि अगर किसी एक बच्चे का जन्म होता है तो लगभग लगभग वो 60 से 65 साल तक जिएगा, यानी 60 टू 65 ईयर्स तक वो सर्वाइव करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा सर्वाइव करे, बट एक एवरेज होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इज जीडीपी? GDP, it stands for Gross Domestic Product. It means for monetary measures of the market value of all final goods and services produced in a given period of time. It means कि एक मार्केट के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनके फाइनल वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, कहा जा रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है उनके जो फाइनल वैल्यू कह लीजिए कि उनको अगर ऐड कर लिया जाए तो जीडीपी निकल आती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आपको 1 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, तो आप निकाल सकते हो 3 साल की जीडीपी, 2 साल की जीडीपी क्या होगी। अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फोर्थ हमारा ये कहता है कि हाउ डू राशन शॉप्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, ये सिस्टम होगा, हेल्प पीपल। आखिर का जो पीडीएस है वो किस तरीके से लोगों की हेल्प करता है? तो बेसिकली पीडीएस क्या करता है, राशन शॉप्स हेल्प बाय द मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल एंड मेकिंग फूड अवेलेबल एट लो कॉस्ट। कि जो राशन शॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो लोगों की जो न्यूट्रिशन है उसको कंप्लीट करने में बहुत ही कम रेट पर। दरअसल क्या होता है कि जो राशन शॉप्स होते हैं यहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट पर फूड अवेलेबल होता है, रॉ फूड अवेलेबल होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे व्हीट मिलता है, शुगर मिलता है, राइस मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो एक पर्सन की जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो सके। गवर्नमेंट इसे चलाती है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कम रेट पर प्रोडक्ट मिल सके। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? तो पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल सच एज हॉस्पिटल, स्कूल एंड सो ऑन। पब्लिक फैसिलिटीज वो है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है लोगों की नीड्स के लिए। जैसे हम सभी की नीड क्या होती है, हॉस्पिटल होता है, स्कूल होता है, और भी तरीके की जो फैसिलिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे पार्क हो गया, इस तरीके की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें ही पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है? तो इसका आंसर है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही वो
ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन 7 ये कहता है, विच स्टेट इन इंडिया हैज रैंक्ड फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। एग्जाम में पूछ लेगा HDI की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो केरला ने टॉप्ड किया है एट द टेबल अमंग इंडियन स्टेट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया का जो केरला स्टेट है उसने टॉप्ड किया है, नंबर 1 पे केरला आता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, आखिरकार कौन से नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। These resources will get exhausted after some times and are not regenerated by the nature, for example क्रूड ऑयल एंड सो ऑन। यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक बार यूज हो जाए और उनको दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता नेचर के द्वारा, उन्हीं को ही नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल, अगर एक बार इसका यूज कर लिया गया तो इसको जनरेट दोबारा से यूज हम नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत ही कम लो लेवल पे होता है, ना के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अब यहाँ पे हमारा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मैंने इतने पॉइंट्स को कवर किया, मेन पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने कवर किया है। इट मीन्स कि आपके जो एग्जाम है उसके अंदर आपको ये पॉइंट मेंशन करना ही करना होगा, और आप इसको अपने लैंग्वेज में जैसा लिखना चाहे लिख सकते हो, एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कुछ ऐड चीजें करके लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट यहाँ पर जो मैंने बताया ये पॉइंट जरूर होने चाहिए आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन फर्स्ट आता है हमारा कि व्हाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट, कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उनके डिफरेंट नोशंस होते हैं डेवलपमेंट के लिए, जैसे उनका अलग अलग मानना होता है डेवलपमेंट के लिए। आपको एक्सप्लेन करना है कि उनका अलग अलग नजरिया क्या है डेवलपमेंट को लेकर। तो आंसर क्या कहता है, डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट नोशंस फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि अलग लोग हैं उनके लिए अलग नजरिया होता है डेवलपमेंट के। जैसे किसी के लिए फायदे का नजरिया होता है, किसी को लगता है कि डेवलपमेंट से उनका फायदा हुआ, और किसी को लगता है कि इस डेवलपमेंट से मेरा नुकसान हो गया। जैसे कि इट इज बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ लाइफ पर्सन आर डिफरेंट। पहला चीज ये है कि सबके लिए जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा नहीं होता, सबके लिए अलग अलग होता है। इस वजह से एक है क्योंकि सबके लाइफ की जो सिचुएशंस होती है वो एक जैसी नहीं होती। हर जो पर्सन होता है उसकी लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, तो इस वजह से जो डेवलपमेंट के गोल्स हो जाते हैं उस पर्सन के लिए वो अलग अलग हो जाते हैं। अगला आता है, पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम और दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर। लोग उन्हीं चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो उनकी नीड्स या फिर उनके डिमांड, जो एस्पिरेशंस है या डिजायर है उसको फिल कर सके। इस वजह से भी डिफरेंट नोशंस होते हैं डेवलपमेंट के। अगला क्वेश्चन पॉइंट ये कहता है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर द अदर। कहा जाता है कि इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। इट मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे किसी एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है कि दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो। जैसे कि एक रोड बनाया जा रहा है जहाँ पे पहले झुग्गी झोपड़ियां रहा करती थी। इट मीन्स कि रोड बनाने से जो वहाँ पे घर थे वो उजाड़े गए, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों के लिए रोड बनाया गया, जिनको ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फंसना था पड़ता था, अब उनकी दूरी कम हो गई और उनको अब ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट होगा। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वुड गेट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड कॉलेज। कि एक अर्बन फैमिली में, यानी शहर में रहने वाला एक लड़का है जो कि अमीर फैमिली से है, वो ये चाहता है, उसका डेवलपमेंट ये है, उसका मानना ये है कि अगर उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। वहीं पर एक गर्ल जो कि अर्बन फैमिली में रहती है, वो भी अर्बन फैमिली के शहर में रहती है और अमीर है, लेकिन उसको उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसको जैसे उसके भाई को फ्रीडम दी गई है वैसे ही उसको भी फ्रीडम मिले। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जेंडर के हिसाब से, किस हिसाब से यहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो रीजन है वो बदल गया, किसी के लिए कुछ हो गया और किसी के लिए कुछ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। कि
यूएनडीपी और जो वर्ल्ड बैंक है वो कौन से क्राइटेरिया को यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए डेवलपमेंट को। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक, ये मेजर करते हैं कि किस देश में कैसा डेवलपमेंट है। तो उसके लिए इनका जो क्राइटेरिया होता है, नापने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे यूएनडीपी क्या करता है, यूएनडीपी हैज टेकन एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम एज बेस। वो एजुकेशन को लेता है, हेल्थ को लेता है और वहाँ की पर कैपिटा इनकम के बेस पर वो डिफरेंशिएट करता है। कंट्रीज को रैंक करता है, उनके रैंकिंग के हिसाब से वो देखता है। इट ऑल्सो कंसिडर एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और ये छोटे मोटे चीजों को नहीं देखता, साथ ही उसके जो डेवलपमेंट के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को देखता है, मतलब अच्छे से निगरानी करता है। अगला आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इट यूजेस पर कैपिटा इनकम एज इट्स बेस फॉर कंपैरिजन। वो केवल पर कैपिटा इनकम ही लेता है कंट्रीज का कंपैरिजन के लिए। और इट इज कंसिडर एज अ नैरो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और ये ज्यादा उतना भारी भरकम नहीं लेता है, छोटे मोटे चीजों को ही अपने में ऐड करके उनके बेस पे कंपैरिजन करता है वर्ल्ड बैंक। अगला आता है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, रिच, मिडल एंड पुअर। और जो वर्ल्ड बैंक है इस कॉन्सेप्ट के तहत वो रिच, मिडल और पुअर में कैटेगराइज करता है। जैसे कि यहाँ पर यूएनडीपी क्या करता है, रैंक देता है 1 2 3 4 5 करके, लेकिन वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, रिच, मिडल और पुअर में कैटेगराइज कर देता है। यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ पर कैपिटा को लिया जाता है और यहाँ पर कैपिटा को लिया जाता है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रॉडर होता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का वो नैरो होता है। तो यही कुछ डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगला आता है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो उसको तो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई इज लिटरेसी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। कि जो लिटरेसी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है इकोनॉमिक, एक देश की इकोनॉमी के लिए। तो पहला आता है इसका आंसर, लिटरेसी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीन्स। पहला है, एजुकेशन गिव्स अस वास्ट नॉलेज, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज देती है। दूसरा होता है, इलिटरेट पर्सन इज एलिजिबल टू गेट सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर एक पर्सन है वो पढ़ा होगा, इलिटरेट होगा, तो वो सूटेबल जॉब, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो भी उसको जॉब चाहिए वो उसको मिल सकती है। थर्ड आता है कि एजुकेशन डेवलप्स द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि अगर एजुकेशन होगी तो आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप तालमेल बिठा सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, साथ ही साथ उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी उनके साथ आप अपना तालमेल नहीं बिठा पाओगे। तो इस वजह से भी लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलिटरेट पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेनिंग हेल्थी एंड स्टे अवे फ्रॉम द डेडली डिसीजेस। और कहा ही जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं होते हैं उनको ही पता रहता है कि हेल्थी चीजें क्या होती हैं, कैसे जो डेडली डिसीज है यानी बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सके। अगर कोई बीमारी उनको लग जाती है तो उस ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से भी देश की इकोनॉमी के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला हमारा आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ ये कहता है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके जो जेब में पैसा है वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद पाता। डेट यू मीड टू लिव वेल, जो आपको चाहिए रहने के लिए बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको पैसा है तो आप ऐसा सोचो कि आप सारी चीजों को खरीद सकते हो। क्या ऐसा है? अगर है ऐसा तो आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसका आंसर आता है नो। तो आप लोग इतने समय से गलत फहमी में थे कि पैसा सब चीज खरीदा जा सकता नहीं, पैसे से आप सब चीज नहीं खरीद सकते। कहा जा रहा है नो, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। और पैसे से ही आप अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं गुजार सकते। जैसे कि आप पूछोगे कौन से रीजन है, ऐसी कौन सी चीज है, तो इसका आंसर है फर्स्ट ए, मनी कैन नॉट बाय अस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, कि पैसों से आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। आप इन्वायरमेंट को पैसा नहीं दे सकते कि लो भाई ये पैसा लो और इन्वायरमेंट ठीक हो जाए, आपके घर में ताजी ताजी हवा आने लगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। बी, मनी कैन नॉट बाय अस अ डिसीज फ्री लाइफ एंड माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। पैसों से आप किसी डिसीज से बच नहीं सकते। अगर कोई बीमारी आप लग गई आपको
तो आप उससे बच नहीं सकते। इट मीन्स आप उसका इलाज करवा सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा भर दिया, डिसीज़ को दे दिया और डिसीज़ आपके फिर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डिसीज़ से आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते। मनी कैन नॉट बाय रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी। आप पैसों से सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते, आप फ्रीडम नहीं खरीद सकते, और आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो एक गरिमा है, उसको आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो ये कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है कि गर्ल्स इन इंडिया इन द रूरल सेक्टर आर समटाइम्स नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, गिव देम 3 रीजन फॉर दिस। कहा ही जा रहा है कि जो गांव में रूरल सेक्टर, इट मीन्स जो गांव है, गांव में जो लड़कियां हैं वो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन नहीं अडॉप्ट कर पाती, नहीं पढ़ लिख पाती। इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। पहला चीज कि वहां पर गांव के अंदर मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है पढ़ाई-लिखाई पे, क्योंकि उनको यही मानना रहता है कि लड़का ही उनकी देखभाल करेगा। तो इस वजह से लड़के को ही ज़्यादा पढ़ाई करवाई जाती है, और फीमेल को कहा जाता है कि शादी होने के बाद ये दूसरे के घर चली जाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ी इस टाइप की मेंटालिटी है, जिसकी वजह से गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करवाया जाता। अब तो धीरे-धीरे हालाँकि बदल रहा है, लेकिन तो भी अभी भी देखने को मिलता है गाँव के अंदर। दूसरा आता है पॉवर्टी। उनके यहाँ पे गरीबी है। गरीबी होने की वजह से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते, और उनका एडमिशन बड़े अच्छे या फिर बढ़िया स्कूल में नहीं करवा सकते, या फिर छोटे-मोटे स्कूल में भी नहीं करवा पाते। दूसरा आता है डिस्टेंस, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि आपके आस-पास क्या है, जहाँ पे भी आप रहते हो, आपके आस-पास स्कूल बहुत सारे होंगे। आपके थोड़ी दूर पे ही, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे आस-पास बहुत सारे स्कूल हैं। कुछ ही दूरी पे मेरे को 7-8 स्कूल हैं। लेकिन आस-पास हॉस्पिटल्स बहुत सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन गाँव के अंदर जो स्कूल्स होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने पापा से हो सकता है सुना हो कि हम स्कूल के लिए काफ़ी दूर जाया करते थे। तो रीज़न भी यही है कि डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा स्कूलों का, और वहाँ पे उतने ज़्यादा स्कूल नहीं हैं। अगला आता है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि मैंने बता दी, हालाँकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेट, नेट अटेंडेंस और रेशियो लिटरेसी रेट, ये दोनों आपको पता करना है, आपके इस चैप्टर के अंदर है, और ये भी पूछा जा सकता है एक-एक मार्क के अंदर, तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ट्विटर और फेसबुक की आईडी है, तो आप लोग मुझसे यहाँ से जुड़ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कौन से चैप्टर पे मैं बनाऊँ वीडियो। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।